वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिटी के टॉप 500 क्वेश्चन के एक और सीरीज के साथ हाजिर हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में प्रश्न संख्या 45 तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग सिर्फ सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी इसका विस्तृत क्लास अलग से हम लोग करेंगे, तो वहां पे विस्तार से एक एक चीजों को समझेंगे। तो प्रश्न संख्या 46 दिया, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। द दिनेश गोस्वामी कमेटी रिकमेंडेड। तो बात करेंगे अगर दिनेश गोस्वामी समिति की, तो इसने जो रिकमेंड किया था, इसने रिकमेंड किया था लोकसभा के चुनाव के सरकारी वित्त पोषण की। विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। यहां पर हो जाएगा गवर्नमेंटल फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। विकल्प सी यहां पर भी सही बनेगा। तो चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 47 में क्या दिया? संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रपोज्ड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द एरिया ऑफ पंचायती राज। तो अगर बात करेंगे पंचायती राज का जो 73rd संशोधन हुआ था, उसमें किसका जिक्र नहीं किया गया था? अगर इसकी बात करेंगे तो यहां पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का बनेगा विकल्प सी। पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनके पास 2 से अधिक संतानें हैं, तो इसका जिक्र नहीं किया गया था। द पंचायती राज इलेक्टेड फंक्शनरीज विल बी डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड देयर ऑफिसेस इफ दे हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन। तो देखिए यहां पे इसका जिक्र नहीं किया गया, तो ये यहां पे सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 48 की बात करेंगे। 48 में क्या दिया? उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन अ कंट्री वेयर। तो ये कहां पर आवश्यक नहीं है अगर इसकी बात करेंगे तो प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, जहां पर द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। अ 2 पार्टी सिस्टम हैज डेवलप्ड। तो विकल्प बी यहां पर सही उत्तर बनेगा। देखिए दोस्तों, हम लोग यहां पे सिर्फ सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विस्तार से इसकी चर्चा हम लोग अलग से क्लास में करेंगे। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 49 की बात करेंगे। जनहित याचिका की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था। द कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेटेड इन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको कि सॉरी टिकट में PIL के नाम से भी जाना जाता है, तो PIL की जो संकल्पना है ये कहां से आई है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स से आई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो देखिए, इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिलोंग टू द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके लिए कौन सी परिस्थिति यहां पर नहीं होगी? तो यहां पे मतलब होगी या नहीं होगी? अगर इसमें देखेंगे तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए हो जाएगा। ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 में क्या दिया गया कि नीचे यहां पर 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। अब आपको क्या बताना है? देखिए कथन क्या दिया? संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहां पे बोला जा रहा है कि 33% जो सीट का आरक्षण है, इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए इसका कारण क्या दिया जा रहा है? चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संवैधानिक संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं, उनके 33% का महिलाओं के लिए नियतन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो ए इसका दिख रहा है ये गलत दिख रहा है और इसका जो कारण दिख रहा है सही दिख रहा है। तो यहां पर देखिए ए तो गलत हो जाएगा, लेकिन आर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपसे यही पूछा है कि कौन सा सही है, तो अब अगर आप विकल्प में देखेंगे तो ए गलत होगा और आर सही होगा। तो ये ऐसा कौन सा दिया? तो यहां पर विकल्प डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 51। देखिए 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहां पर दिया है, सॉरी ये 51 था। 52 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया?
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक उपबंध है? तो देखिए जो दल बदल विरोधी कानून है वो कहां पर है? तो अगर दल बदल विरोधी कानून की बात करेंगे तो इसे 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो इसका भी सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। इसे बाद में संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 में क्या दिया? भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, देखिए, द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज। अब देखिए भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश के संसदीय प्रणाली से किस पैटर्न पर अलग है? यहां पर न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, मतलब जो जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है ये भारत में देखने के लिए मिलता है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 54, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। देखिए यहां पे दिया है अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। अब अगर कोई ब्रिटिशर्स है, मतलब दूसरे देश का है, वो भारत में रहता है तो किस चीज के लिए दावा नहीं कर सकते? तो देखिए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। इसके अतिरिक्त देखिए विधि के समान समता के लिए भी वो दावा कर सकते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के भी दावा कर सकते हैं, धर्म के भी स्वतंत्रता के अधिकार का दावा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 55 नंबर में क्या दे रखा है? यहां पर प्रश्न कुछ इस प्रकार दिया, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहां पे दिया है, देखिए इसमें क्या दिया, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। देखिए आपको बताना है इट्स चेयरमैन मस्ट बी अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और बताना है कौन सा सही होगा। तो ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि इसका जो मतलब चीफ हेड होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या दिया, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं होनी चाहिए, तो इसका भी जिक्र नहीं किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसकी शक्तियां केवल सिफारसी प्रकृति की, तो ये सही हो जाएगा। आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना आज्ञापरक है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा केवल 3 और 4, जो कि विकल्प डी में देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों ये आज के 10 क्वेश्चन रहे, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। देखिए ये जो क्लास चल रही है ना, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो सही विकल्प है उसी को चयनित करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी इसकी जो विस्तार से क्लास होगी, डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी, जैसे हिस्ट्री की क्लास चल रही है अभी ना, अभी हिस्ट्री की क्लास चल रही, तो हम लोग यहाँ पे इसका एमसीक्यू कर रहे हैं। बाद में जब इसकी क्लास चलेगी तो हिस्ट्री का एमसीक्यू करेंगे, तो ये पैटर्न चलता रहेगा। दोस्तों ये आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। हाँ, एक जरूरी सूचना है, इसको देखकर तभी जाइएगा। ये दोस्तों पीसीएस एग्जाम का जो सिलेबस होता है ये बहुत ज्यादा ब्रॉड है। आप ऐसे मान लीजिए कि एक पूरा एक समुद्र है, अगर आप इसमें बिना किसी प्लान और सिस्टमेटिक तैयारी के उतरेंगे ना, तो आप समुद्र में कब डूब जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि चीजें आज सामान्य चल रही हैं, आप सफल हो रहे हैं, लेकिन कब आप रेस से बाहर हो जाएंगे और आप पीछे छूट जाएंगे, आपको इसकी भनक भी नहीं लगेगी। तो आपको क्या करना है, इस समुद्र को पार करने के लिए एकदम सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करना है। अब इस सिस्टमेटिक तैयारी में कई बार हम लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है, कई बार हम लोगों के पास गाइडेंस होता है तो जो समय लगता है उस समय हमारे पास प्रॉपर नहीं होता है, हम लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं से चूक जाते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए यूपी पीसीएस मेंस 2025 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज 3 नए पेड कोर्सेज लेकर आए हैं। अब इनमें देखिए क्या होगा, यूपी पीसीएस 2025 मेंस का कंप्लीट जीएस मटेरियल ग्रुप जो है, इसमें जीएस 1 to 6 तक की तैयारी कराई जाएगी, फीस मात्र 7800 रुपए। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस 2025 मेंस के लिए जनरल हिंदी का जो कोर्स होगा इसकी फीस मात्र 1500 रुपए है। और बात करेंगे अगर इसमें आंसर राइटिंग विदाउट मॉडल आंसर, तो यहाँ पे देखिए इसका जो फीस है ये 4400 रुपये। अगर आप इन सभी कोर्सेज को एक साथ ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ 13,400 रुपये में आपको इनमें इनरोल किया जाएगा। अब इनमें इनरोल कैसे होना है, देखिए आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पे QR कोड्स देंगे, आप इन पे स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा और इन नंबरों पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। टीम आपको पेड कोर्सेज में शामिल कर लेगी और आप प्रॉपर तैयारी कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए यूपीपीएससी RO जो री एग्जाम होने वाला है, इसका जो मेंस होगा इसका भी पेड कोर्सेज 8 अप्रैल यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। अब आज 8 अप्रैल अगर आप वीडियो आगे देख रहे हैं तो ये आपको मिलेगा, लेकिन देखिए 8 अप्रैल से ये स्टार्ट हुआ, आप इसमें ज्वाइनिंग कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 8 से स्टार्ट है तो 8 से ही कर सकते हैं, 10, 15, 20, 25 तक भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसमें देखिए क्या 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 आपको मिलेगा। सबसे पहले जीएस का जो पेड कोर्सेस है इसकी जो फीस है 1800 रुपये होगी। इसके बाद अगर बात करेंगे हिंदी के लिए तो इसकी फीस 2200 रुपये होगी। निबंध की बात करेंगे तो 1800 रुपये में आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और पेड क्विजेस जो है इसकी फीस मात्र 900 रुपये। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग आप ज्वाइन करेंगे तो आपको थोड़ा सा नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी फीस पहुंच जाएगी 6700 रुपये। लेकिन अगर आप एक साथ
अगर ज्वाइन करते हैं इन चारों ग्रुप पे तो आपको 400 रुपए की भारी छूट मिलेगी और 6300 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसमें भी क्या करना है, आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पे इस QR कोड से आप स्कैन कर के पेमेंट कर सकते हैं या फिर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके। तो आप एक बार इन नंबर पे कॉल कीजिएगा या फिर QR कोड स्कैन करके पेमेंट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये जो तैयारी की जर्नी है इसमें मनी से ज़्यादा कीमत होती है टाइम की। और देखिए यहाँ पर भी ये पैसा भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है। एक मतलब जो कॉस्ट फी, मतलब ऐसे समझिए ना, मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट है बस उतनी ली जा रही है। और टीम को सर्वाइव करने के लिए जो जैसे एम्प्लॉइज है भाई, वो एकदम ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ्री में जॉब करेंगे, है ना। उनके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। अब जो कंटेंट बना रहा है ना, जो वीडियो एडिट कर रहा है या फिर जो वीडियो बना रहा है, इन सब के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब उनके जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ सैलरी की आवश्यकता होती है। तो बस इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा पेमेंट रखा गया। बाकी आपको पता है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए कितने सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में अवेलेबल कराते हैं, है ना। आप पापा वीडियोस को फ्री में देख सकते हैं, हर चीज़ फ्री में देख सकते हैं। अब बात रही यहाँ पे पेड कोर्स ज्वाइन ही क्यों करना है, ताकि आप तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से कर सकिए। हर चीज़ आपको फ्री में है, उपस्थित है। ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा फ्री में नहीं है। चाहे प्री की बात करें, मेंस की बात करें, सब कुछ, या फिर जो टॉपर्स के गाइडेंस होते हैं वो भी आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। लेकिन बात यही कि सिस्टमेटिक नहीं होगा। अब आपको आज कुछ और पढ़ना है, आप कुछ और पढ़ रहे हैं, आप मार्ग से भटक रहे हैं, इस वजह से आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। तो आपको भटकना ना पड़े, इसलिए इन दिए गए नंबर्स पे एक बार जरूर कॉल कीजिएगा।